हिंदी एक्सप्लेनर गुरु में मैं भालेराव आपका स्वागत करता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हमें 30 साल पहले यानी 2017 का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान दुनिया को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में रहने वाले नाज़ीस लोगों के बारे में पता चला। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ नाज़ीस को चांद पे भेजा तो गया था, पर विश्व युद्ध की वजह से सब उन्हें भूल गए। अब वर्ल्ड वॉर 2 के काफी सालों बाद जैसे ही चांद पर रहने वाले नाज़ीस को ये पता चला कि उनका देश ये लड़ाई हार चुका है, तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और क्योंकि इस लड़ाई में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, तो इसके खत्म होने तक पूरी पृथ्वी का वातावरण रेडियो एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से जो लोग इस युद्ध में नहीं मारे गए थे वो सब रेडिएशन की वजह से मर गए और बाकी जो कुछ थोड़े से लोग उससे बच गए। उनके लिए इस पृथ्वी के रेडियो एक्टिव और प्रदूषित वातावरण में जीना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने पृथ्वी की आखिरी बची स्पेसशिप के जरिए चांद के उसी हिस्से पर जाकर रहना सही समझा जहां वो नाज़ीस रहते थे, और इस तरह से इन्हें रहने के लिए नया घर मिल गया। जाहिर है इस युद्ध में दोनों तरफ के ज्यादातर लोग मारे गए थे, पर फिर भी चांद पर इतने इंसानों के हिसाब से रिसोर्सेज की कमी थी। इसलिए इन सभी की लीडर, जिसका नाम रीनेट था, वो इस बात का खास ख्याल रखती थी कि सभी को बराबर से हर चीज मिले और लोग लंबे समय तक जिंदा रह पाएं। मगर उसके सामने यही एक दिक्कत नहीं थी, बल्कि वहाँ पर आए दिन भूकंप भी आया करते थे। हालांकि रीनेट बूढ़ी होती जा रही थी, जिस कारण ये सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी ओबी के कंधों पर आ जाती है। इसी बीच हम एक ग्रुप को यहाँ पर देखते हैं। ये असल में वही नाज़ीस लोग थे जो युद्ध के पहले तक चांद पर रहते थे। ये ग्रुप तकनीक का दीवाना था और ये सभी स्टीव जॉब्स की पूजा करते हैं। साथ ही इन लोगों का मानना था कि जो भी इंसान मोबाइल की डिफॉल्ट सेटिंग को बदलता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराधी है। बाकी इस ग्रुप का लीडर डोनाल्ड नाम का एक आदमी होता है। वो नियम तोड़ने वाले लोगों के फोन को एक ऐप के जरिए ब्लास्ट कर दिया करता था। यही वजह है कि रीनेट और ओबी दोनों ही डोनाल्ड को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए इन्हें इस ग्रुप के साथ रहना पड़ता था। इसी दौरान रीनेट और उसके एक आदमी को पता चलता है कि पृथ्वी से एक स्पेसशिप लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब रेनाटे और ओबी ये देखकर हैरान थे कि पृथ्वी पर इंसान अब भी जिंदा हैं और उन्होंने आखिर ये स्पेसशिप कैसे बना ली। फिलहाल रीनेट को कुछ सही नहीं लगता और वो इस शिप को खत्म करने के लिए बोल देती है, लेकिन ओबी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें हमला करने से रोकती है। और जब शिप चांद पर लैंड करती है तो उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिनके लीडर का नाम साशा होता है। ओबी के पूछने पर साशा बताता है कि जब युद्ध चल रहा था तो हमने रसिया में अंडरग्राउंड बंकर्स में पनाह ली, जिस कारण हम बच गए, लेकिन जब हमारे पास खाना पानी सब कुछ खत्म हो गया तो हमने यहाँ आना सही समझा। इस पर रेनाटे उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो जवाब में साशा कहता है कि इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता, हम बस यहाँ किसी तरह पहुँच गए, बाकी ये शिप मैंने खुद बनाई है। दरअसल साशा एक इंजीनियर होता है। यहाँ रीनेट इन सभी से कहती है कि हमारे पास खुद खाने पीने की कमी है, भला हम तुमको कैसे पनाह दे, पर तुम सभी कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते हो। इन सभी को स्टोरेज रूम्स में पनाह दी जाती है और खाने पीने के लिए भी दिया जाता है। इसके बाद हम ओबी को देखते हैं। वो यहाँ के खराब स्पेस स्टेशन को बनाने में लगी हुई थी, ताकि जब भी भूकंप आए तो वो और उसके लोग इस स्टेशन में पनाह ले सकें। लेकिन इसे दोबारा से चालू करना उतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें किसी तरह के पावर सोर्स की जरूरत थी। फिलहाल जब ओबी अपने काम में बिजी होती है तभी वो देखती है कि कोई चुपके से अंदर घुस रहा है, इसलिए वो उस आदमी का चुपके से पीछा करने लगती है। लेकिन अचानक से कोई ओबी पर पीछे से हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को नाज़ी कमांडर फ्यूरर के ऑफिस में पाती है, जहाँ पर युद्ध के बाद से कोई भी नहीं आता जाता था। ओबी उस अनजान आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूरर होता है। वो ओबी को बताता है कि मैं उस शिप में छिप कर आया हूँ। ये बात सुनते ही ओबी को उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतने सालों बाद भी उसकी उम्र में जरा सा भी फर्क नहीं आया था। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करके ओबी फ्यूरर के बारे में अपनी माँ रीनेट को बताने का फैसला करती है। इस पर फ्यूरर उसे रोककर कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी माँ की बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी और उनकी सारी बीमारियाँ भी छू मंत्र हो जाएगी। ओबी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो फ्यूरर उसे अपनी एक उंगली काट कर दिखाता है, जो अगले ही पल फिर से नहीं उगाती है, मानो कि ये उंगली नहीं छिपकली की पूंछ हो। फिलहाल अभी के लिए ये चीज ओबी को हैरान कर देती है और वो फ्यूरर की दी हुई एक चॉकलेट ले जाकर रीनेट को खिला देती है, जिससे रीनेट दोबारा से जवान हो जाती है और उसे अपनी सारी बीमारियों से राहत भी मिल चुकी होती है। ये सब बाहर छिपकर डोनाल्ड भी देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद ओबी दोबारा से फ्यूरर के पास वापस जाती है, जहाँ वो फ्यूरर से सवाल करती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जिसके जवाब में फ्यूरर उसे बताना शुरू करता है कि मैं असल में पृथ्वी के बाहर की प्रजाति यानी एलियन रेस से हूँ।
जिन्हें व्रिल्स कहा जाता है। कई साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे, उस वक्त व्रिल्स लोग वहाँ आए, जिसमें फ्यूरर, उसका भाई हिटलर और बाकी लोग भी शामिल थे। व्रिल्स को पृथ्वी का वातावरण उस वक्त काफी अच्छा लगा और सभी ने यहीं रहने का फैसला किया। वो सभी डायनासोर के साथ रहने लगे और फिर एक दिन अचानक से आसमान से जलते हुए उल्का पिंडों की बारिश के कारण डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। पर फिर भी व्रिल्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से कोशिश की, जिसके बाद एक दिन फ्यूरर ने अपना बनाया फॉर्मूला अपने 2 पालतू बंदरों पर आजमाया, जिनका नाम एडम और ईव था। दरअसल व्रिल्स एक तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिसे व्रिलिया कहा जाता है। उसी की वजह से व्रिल्स इतने लंबे समय तक जी पाते हैं। इसी लिक्विड का इस्तेमाल करके फ्यूरर ने इस फॉर्मूला को बनाया था, जिससे इन बंदरों का विकास काफी तेजी से हुआ और इस तरह से पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हो गया। लेकिन जब इंसानों ने युद्ध करके खुद को तबाह कर लिया तो व्रिल्स को बहुत बुरा लगा और उन्होंने फैसला किया कि वो अब इंसान को दोबारा पृथ्वी पर नहीं बसने देंगे। साथ ही हिटलर शुरुआत से ही इंसानों से नफरत करता था, लेकिन फ्यूरर ऐसा नहीं चाहता था। उसे इंसानों से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो बस हिटलर को सबक सिखाना चाहता है। वो कहता है कि यही कारण था कि मैं पृथ्वी के इंसानों को यहाँ लेकर आया, ताकि मैं तुम लोगों की हिटलर और बाकी व्रिल्स को हराने में मदद कर सकूं। इस पर ओबी उससे सवाल करती है कि तुम लोग पृथ्वी पर रहते कहाँ हो, जिस पर फ्यूरर बताता है कि हम पृथ्वी के अंदर हॉलो नाम की एक जगह पर रहते हैं, जहाँ पर हमारा अपना एक सूरज है जिसे व्रिलिया जार कहा जाता है। व्रिलिया को एनर्जी सोर्स के जरिए चलाया जाता है। तुम लोग अगर किसी भी तरह पृथ्वी पर जाकर वही जार यहाँ ले आओ तो हम व्रिल्स को आराम से हरा पाएंगे। साथ ही जार की मदद से चांद पर इंसान को जो दिक्कत हो रही है जाएगी। उसकी एनर्जी से तुम्हारे स्पेस स्टेशन को भी चलाया जा सकता है। साथ ही चांद पर आने वाले भूकंप भी खत्म हो जाएंगे और तुम सब यहाँ खेती भी कर पाओगे। मतलब कि तुम्हें फिर कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और इससे मैं इंसानों को बचाने के अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। ये सारी बात जानने के तुरंत बाद ही ओबी यहाँ से पृथ्वी पर जाने का फैसला करती है। इसके लिए वो साशा को साथ लेती है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए उसे उसी के शिप की जरूरत थी। साथ ही वो कमांडर मैल्कम और डोनाल्ड के साथ उसके लोगों को भी शामिल करती है, क्योंकि वो भी उसके साथ जाना चाहते थे। यहाँ फ्यूरर ओबी को अपनी कटी हुई उंगली देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ वो ओबी को वहाँ पहुँचने का एक मैप भी देता है। जिसके बाद ओबी अपने सभी साथियों के साथ पृथ्वी पर पहुँच जाती है, जहाँ लैंड करते वक्त उन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मगर ये सभी वहाँ सही सलामत लैंड कर जाते हैं। अब पृथ्वी की गहराई की हरियाली देखकर सभी सोचने लगते हैं कि उन्हें दोबारा से अपने घर पृथ्वी पर बस जाना चाहिए, लेकिन ओबी उनसे बोलती है कि हमें व्रिल्स की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी हमें किसी भी तरह से व्रिलिया को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और इतना कहकर सभी मैप के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें व्रिल्स काउंसिल के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हिटलर, मार्क जकरबर्ग, ओसामा बिन लाडेन और बाकी मशहूर हस्तियाँ भी मौजूद थी। मतलब कि ये सभी इंसान नहीं बल्कि व्रिल्स थे। यहाँ ये सभी बातें कर रहे होते हैं कि जब से इंसान पृथ्वी छोड़कर गए हैं तब से पृथ्वी कितनी अच्छी हो गई है। वहीं उधर व्रिल्स की मार्केट में डोनाल्ड और उसके लोग देखते हैं कि वहाँ पर उनके भगवान स्टीव जॉब्स टहल रहे हैं। डोनाल्ड उन्हें देखकर काफी खुश होता है। तभी ओबी उन्हें ये बेवकूफी करने से रोकती है, क्योंकि यहाँ से उन्हें बिना ज्यादा शोर मचाए व्रिलिया लेकर निकलना था। मगर डोनाल्ड उसकी बात नहीं मानता और अपने लोगों के साथ स्टीव जॉब्स से मिलने के लिए चला जाता है, जिस कारण इनके बारे में वहाँ सभी को पता चल चुका था और इन पर वहाँ मौजूद व्रिल्स और उनके बनाए जानवर हमला कर देते हैं। वो डोनाल्ड और उसके साथ के लोगों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन मैल्कम, साशा और ओबी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन व्रिल्स और उनके पालतू जानवरों से बचना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए मैल्कम उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ रुकता है। बाकी के 2 लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि व्रिलिया को हासिल करना इनके लिए ज्यादा जरूरी था। इसके बाद मैल्कम सहित डोनाल्ड और उसके आदमियों को हिटलर के सामने पेश किया जाता है, जहाँ मौत को अपने सामने देखकर डोनाल्ड अपने भगवान को भूल चुका था। वो बस किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वहीं दूसरी ओर ओबी और साशा छिपते छिपाते उस मंदिर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ व्रिलिया को रखा गया था, और वो इनके सूरज को रोशनी दे रहा था। इस मंदिर के अंदर घुसने के लिए ओबी और साशा व्रिल्स गार्ड्स के भेष में उस मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें कोई नहीं पहचान पाता, और मुख्य मंदिर के दरवाजे को ओबी फ्यूरर की उस उंगली से खोल लेती है जो कि फ्यूरर ने उसे दी थी। इसके खुलते ही जब इनकी नजर खूबसूरत व्रिलिया पर पड़ती है तो उसे वो देखते ही रह जाते हैं। तो इधर डोनाल्ड हिटलर से विनती करता है कि तुम हमें अपने यहाँ रेफ्यूजीज की तरह ही शरण दे दो, पर हमें जान से मत मारो। डोनाल्ड की इस बात को सुनकर मैल्कम हंसते हुए कहता है कि हिटलर कभी भी अपने वादों को नहीं निभाता। ये बात तो इसके इतिहास की वजह से सभी जानते हैं। उसकी बात सुनकर डोनाल्ड और उसके लोग हिटलर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिटलर के लोग उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि व्रिल्स थे।
ये सब कुछ बेचारा मैल्कम देखता ही रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ओबी एक ऊंची चट्टान पर किसी तरह से चढ़कर व्रिलिया को हासिल कर लेती है। अब इन्हें सिर्फ मैल्कम को हिटलर के चंगुल से छुड़वाकर यहाँ से निकलना था। मैल्कम भी सही मौका देखकर अपनी चेन्स को तोड़ देता है और वहाँ मौजूद व्रिल्स को मारकर निकल जाता है, जिसके पीछे सभी लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ व्रिलिया के जगह से हटने की वजह से व्रिल्स का सूरज नीचे गिरकर तबाह हो जाता है और सभी व्रिल्स ओबी और साशा के पीछे भी लग जाते हैं, जिस दौरान इनकी मुलाकात मैल्कम से होती है, जिसके साथ भागते हुए ये लोग शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका रास्ता इतना आसान नहीं था। ये लोग एक रथ पर बैठकर निकलते हैं और आखिर में तीनों ओसामा बिन लादेन, हिटलर और स्टीव जॉब्स सहित सभी व्रिल्स को हराकर अपने शिप तक पहुंच जाते हैं और पलक झपकते ही पृथ्वी को छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज पर ध्यान नहीं देते कि पृथ्वी के अंदर से एक बड़ी सी पहाड़ जैसी चीज निकलते हुए इनकी शिप के पीछे आ रही होती है। कुछ देर बाद ओबी, मैल्कम और साशा खुद को चांद पर पाते हैं, जहां रीनाटे तीनों की काफी तारीफ करती है, क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेलकर व्रिलिया को ले आए थे। ये सभी अपनी इस कामयाबी से काफी खुश होते हैं। उसी दौरान वहां खड़ा फ्यूरर अपने असली रंग दिखाता है और वो रीनाट को पकड़ लेता है। वो कहता है कि भले ही इंसानों को मैंने बनाया हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंसान इस दुनिया में रहे। मुझे बस तुम लोगों को मारकर चांद पर कब्जा करना है, इसीलिए मैंने तुमसे ये काम करवाया। वो ओबी से कहता है कि तुम चुपचाप व्रिलिया मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब अचानक से इसी दौरान इन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि जो पहाड़ जैसी चीज शिप के पीछे आ रही थी, वो असल में पृथ्वी को चांद से एक पुल की तरह जोड़ रही थी, जिसके जरिए सारे व्रिल्स यहाँ आ चुके थे, जिसमें हिटलर भी होता है। अब हिटलर और फ्यूरर दोनों भाई काफी सालों बाद एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हिटलर पूरी तैयारी के साथ बड़े से डायनासोर पर बैठकर आया था। दरअसल हिटलर ने फ्यूरर को धोखा देकर उससे गद्दी छीनी थी, इसलिए फ्यूरर चाहता था कि वो इंसानों को खत्म करके व्रिलिया की मदद से अपने लोगों को चांद पर बसाए। जैसे कुछ नाजीज पहले यहाँ रहते थे, लेकिन हिटलर पृथ्वी पर ही रहना चाहता था। बाकी इस लड़ाई के दौरान अचानक से भूकंप आने लग जाता है। ये देख व्रिलिया का थोड़ा सा हिस्सा रीनेट ले लेती है ताकि वो ताकतवर होकर हिटलर को रोक सके, और ओबी सभी लोगों को स्पेस स्टेशन के अंदर जाने के लिए बोलती है, जिसे साशा ने बचे हुए व्रिलिया की मदद से पावर देकर ठीक कर दिया था। सभी जब सुरक्षित हो जाते हैं तो ओबी रीनाटे को लेने जाती है, जो हिटलर से लड़ रही थी। इस लड़ाई में हिटलर को वो बड़ी ही आसानी से मार तो देती है, लेकिन अचानक से आए भूकंप के झटकों के कारण वो मलबे में दबकर मारी जाती है, जिसे मरा हुआ देख ओबी काफी दुखी होती है, पर वो खुद को संभालते हुए स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर उसे पृथ्वी के ऑर्बिट पर ले जाने के लिए बोलती है, जो साशा आराम से कर देता है। पर उसी वक्त इनकी स्क्रीन पर फ्यूरर प्रकट होता है। फ्यूरर अभी भी जिंदा था। ओबी से कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पेस स्टेशन के सिस्टम को हैक कर लिया है और अब मैं तुम सबको एक साथ स्पेस स्टेशन सहित ब्लास्ट कर दूंगा। तभी अचानक से ओबी को एक आइडिया आता है। वो अपने नोकिया फोन से फ्यूरर के फोन को कनेक्ट करके डोनाल्ड के बनाए ब्लास्ट करने वाले ऐप की मदद से फ्यूरर के फोन को ब्लास्ट कर देती है, जिससे मौके पर ही फ्यूरर की मौत हो जाती है और ओबी अपने लोगों के साथ खुशी खुशी इसी स्पेस स्टेशन में ही रहने लगती है। बाकी भविष्य में उसका सभी लोगों को लेकर मार्स पर जाकर रहने का प्लान था। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।